हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर आपका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट्स बताई थी। फर्स्ट आपका था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशो, सेकंड थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंड द थर्ड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, एंड फोर्थ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड द फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसमें से हमने हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट स्टडी कर ली हैं। इन तीनों एडजस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कि अगर पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर रहे हैं तो उस केस में अगर उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, और अगर वो अपनी कैपिटल अपने न्यू अकाउंटिंग रेशो के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप उसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे। सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो देखो, पार्टनरशिप उन लोगों की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो हो सकता है कि उसको 1 साल हो गए हो, 2 साल हो गए हो, या फिर कितना भी टाइम स्पेंड उन्होंने कर लिया हो पार्टनरशिप में। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में अपनी एसेट्स लगाई थी, जो लायबिलिटीज़ उनकी थी, वो भी उनकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई होंगी। लायबिलिटीज़ उनकी बढ़ी भी होंगी, लायबिलिटीज़ की उन्होंने पेमेंट भी की होगी, एसेट्स में भी उन्होंने और परचेज़ कर ली हों, तो एसेट्स इंक्रीज हो गई हों। तो अगर अब वो अपनी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हमने बताया था कि एक फर्म आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं। तो अगर आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो अब उनको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी फिर से रीअसेसमेंट करनी पड़ेंगी, फिर से उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि उनमें कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है और कितनी डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे भी आपके 2 केसेस होते हैं कि या तो आप अपनी रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू को, जो आपकी एसेट और लायबिलिटी की है, उसको अपनी बुक में रखना चाहते हो, या फिर आप उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हो। जैसे हमने रिजर्व्स और गुडविल में किया था कि या तो पार्टनर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री करके उसके इफ़ेक्ट को सेम कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। या तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को न्यू ईयर में एक नई वैल्यू के साथ आप दिखाओ, या फिर आप पुरानी वैल्यू के साथ ही दिखाओ, लेकिन जो वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए आप एक सिंगल एंट्री कर दो। ठीक है, तो हम लोग अभी फर्स्ट केस ले रहे हैं, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ फर्म। जब आप उनको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वैल्यू डालोगे, और उसके बाद ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट या लॉस जो निकलेगा उसको आप अपने पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो ये आपका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स। ये आपकी डेबिट साइड होती है एंड दिस इज़ योर क्रेडिट साइड। तो देखो, सबसे पहले अगर आपकी किसी एसेट में अगर वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और कौन सी वैल्यू से, उसकी डिक्रीज वैल्यू से। यहाँ पे आप एसेट ना डाल के एसेट का नाम डालोगे कि जिस नाम से भी आपकी एसेट है आप उस एसेट्स के नाम से एंट्री करोगे। उसके बाद अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है एसेट्स की तो उसको आप क्रेडिट साइड में लोगे। अगर आपकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है देन आप उसको डेबिट साइड में लोगे। अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो आप उसको क्रेडिट में लोगे। एसेट्स और लायबिलिटी का अपोजिट करना है, एसेट डिक्रीज़ डेबिट, एसेट इंक्रीज़ क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आपको अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया है और आपको सडन पता चला है, तो उसके लिए लायबिलिटी को आप डेबिट करोगे, और अगर आपकी एसेट है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर आप रेशो चेंज करने में किसी भी तरीके का कोई खर्चा हो रहा है और वो आपकी फर्म की तरफ से पे किया जा रहा है, तो उसको आप टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से डालोगे। और अगर कोई पार्टनर उस
एक्सपेंसेस को बोन करके पे कर रहा है तो उसको आप डेबिट में डालोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से डालोगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का टोटल आप करोगे। अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आपका डेबिट में प्रॉफिट बच जाएगा। और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका क्या बच जाएगा? लॉस। और फिर उस लॉस को आप अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे इन देयर ओल्ड रेशो। तो ये आपका फॉर्मेट था रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अगर आपको एंट्रीज इसमें पूछ ली जाती हैं तो आप एंट्री भी इजीली कर सकते हो। एंट्री के लिए आप एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। देन लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबिलिटी डिक्रीज अगर होती है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज़ की पोस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से और बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, हेयर द एग्जाम्पल। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 as follows. आपको बैलेंस शीट गिवन है, उनका ओल्ड रेशो जो है वो 5:3:2 है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में आपको कैपिटल दी हुई है, अनिल, मानवी और पायल तीनों की। जनरल रिजर्व आपको गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट्स में आपको लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बीआर, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दे डिसाइड टू शेयर their profits and losses in the ratio 2:1 with effect from 1st April 2019. They agreed that, उन्होंने क्या क्या एग्री किया कि लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। जो उनकी लैंड और बिल्डिंग है वो आप अप्रिसिएट करनी है, मतलब आपको उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है 10% से। मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 15%, मशीनरी को आपको कम करना है 15% से। स्टॉक भी इंक्रीज टू ₹1,00,000, स्टॉक जो उनका है वो आपको 1,00,000 तक ले जाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन 5% ऑन डेटर्स, आपको प्रोविजन मेंटेन करने हैं 5% ऑन डेटर्स। अ क्रेडिटर ₹5,000 इज़ नॉट टू क्लेम द ड्यूज, एक क्रेडिटर था जिसने कि अभी तक उसके क्लेम आपके ड्यू नहीं हुए हैं। एंड एक्सपेंसिस पेड ₹2,000, आपने एक्सपेंसिस पे किए हैं ₹2,000 के। तो हम लोग अब रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट आपका ये फॉर्मेट होता है। आपका मैंने बताया था कि अगर डिक्रीज इन एसेट होगी तो डेबिट में आएगा, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में। तो फर्स्ट आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, आपकी एसेट जो है वो इंक्रीज हुई है, तो उसकी एंट्री आप किस तरफ करोगे? उसकी एंट्री आपकी जाएगी क्रेडिट में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। आपको 10% उसको कम करना है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कितनी है? 2,60,000 की है, तो 10% कितना हो जाएगा आपका? 26,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका है मशीनरी बी रिड्यूस्ड 15%, आपको मशीनरी कम करनी है, तो उसके लिए आप एंट्री करोगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी आपकी दी हुई है 3,50,000, इसको आप 15% इसका निकालोगे तो आपका आएगा 52,500। उसके बाद थर्ड आपकी है स्टॉक बी इंक्रीज्ड एट ₹1,00,000, आपको स्टॉक को 1,00,000 तक इंक्रीज़ करना है। स्टॉक आपका दिया हुआ है सिर्फ 90,000 का, आपको 1,00,000 तक इंक्रीज़ करना है, मतलब आपको 10,000 की आपकी एसेट इंक्रीज़ हुई है, तो उसको आप डालोगे क्रेडिट में, बाय स्टॉक ₹10,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन 5% ऑन डेटर्स, आपको प्रोविजंस मेंटेन करने हैं। तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, मतलब आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये आपको 5% बनाने हैं डेटर्स पे। तो आपके डेटर्स कितने हैं? आपके डेटर्स हैं 1,00,000 के, इस पर आप 5% मेंटेन करोगे तो आपका आ जाएगा 5,000। उसके बाद अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इन नॉट क्लेम टू ड्यूज़, की एक क्रेडिटर जो आपने 5,000 का डाला हुआ था उसने अभी तक कोई क्लेम नहीं किया कि उसके ड्यूज़ आप पे करो, तो क्या हो गया? हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, और लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको आप कहाँ डालते हो? क्रेडिट में डालते हो, तो बाय क्रेडिटर्स। कितने कम हुए हैं आपके? 5,000 के आपके कम हुए हैं। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस पे किया है ₹2,000 का, तो एक्सपेंसेस यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब फर्म ने पे किया है, तो आप कैश डाल दोगे टू कैश अकाउंट ₹2,000।
आप डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करो, आपका डेबिट का टोटल करने पे आपका आता है 59,500 और क्रेडिट का कम है तो आपका यहाँ पे लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड आप डाल दोगे तीनों के अकाउंट में, अनिल, सेकंड आपका है मानवी एंड थर्ड आपकी है पायल। तो इनके अकाउंट में आपका आ जाएगा 9,250, 5,550 एंड 3,700। यहाँ पे टोटल आपका 18,500, आप इसको ऐड करोगे तो 59,500 एंड अकाउंट क्लोज्ड। तो ये आपका एग्जांपल था कि अगर आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पे अपनी बुक्स में रखना चाहते हो तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। तो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वैल्यू है उनको डाला जाता है और फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको आप अपने पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे। इसके बाद हमारा सेकंड केस है कि अगर आप अपनी जो एसेट्स और लायबिलिटी है उनको रिवाइज्ड वैल्यू में नहीं रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे। अगर आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें आपका फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ द नेट इफ़ेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, कि आपको नेट इफ़ेक्ट निकालना पड़ेगा कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से आपको नेट गेन हो रहा है या फिर नेट लॉस हो रहा है। तो उसके लिए आपको जो अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो आप उसको ऐड करोगे, लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो आप उसको ऐड करोगे और उसमें से आप लेस करोगे, डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। और इनको ऐड और लेस करने के बाद अगर आपका जो रिज़ल्ट आता है वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो आपका गेन होगा, अगर वो रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आता है तो वो आपका क्या होगा, लॉस होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो है कि टू फाइंड शेयर ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर, कि आपको रेशो निकालना है कि पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हो और रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है, सेक्रीफाइस, एंड अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो क्या होता है, गेन। इस तरीके से आप अपने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस वो लोग कर रहे हैं या फिर गेन वो लोग कर रहे हैं वो कैलकुलेट करोगे। एंड देन जो आपका थर्ड स्टेप है उसमें आप क्या करोगे कि अगर आपके रिवैल्यूएशन से आपको गेन अगर निकला तो आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपका लॉस निकलता है तो आप इसकी रिवर्स एंट्री कर दोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर को उसके गेन रेशो में अमाउंट डालोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप उनके सेक्रीफाइस रेशो में उनका अमाउंट डालोगे, जो भी उनका गेन और लॉस का जो भी अमाउंट आपका होगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर पार्टनर्स अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं शो करना चाहते हैं। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Now student, here the example A, B and C are sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They decide their future ratio is 2:3:5. अभी तक जो उनका रेशो था वो आपका 5:3:2 था, अब उन लोगों ने 2:3:5 डिसाइड किया है। दे डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑन देयर रिवाइज्ड वैल्यू। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज्ड वैल्यू पे शो नहीं करेंगे। आपको बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 5 लाख रुपीज़ की थी जो अब आपकी 5,50,000 की हो गई है, मतलब आपकी इंक्रीज़ हो गई है एसेट। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 2,50,000 की थी जो अब 240 की हो गई है, तो यहाँ पे आपकी एसेट क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। क्रेडिटर्स आपके 60 के थे वो अब 55 के हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपकी लाइबिलिटी होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई है, वो 75,000 हो गई है 60,000 से बढ़ के। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि आपको नेट इफ़ेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो इंक्रीज़ इन एसेट और डिक्रीज़ इन लायबिलिटी को ऐड करके डिक्रीज़ इन एसेट एंड इंक्रीज़ इन लायबिलिटी में से लेस कर देते हैं तो आपका नेट इफ़ेक्ट निकल जाता है।
तो उसके लिए हम लोग, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, तो इसको आप ऐड करोगे। ये है हमारा स्टेप फर्स्ट। तो इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लैंड, आपकी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, 50,000 आपकी इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद जो प्लांट एंड मशीनरी है वो डिक्रीज़ हुई है, तो वो यहाँ हम ऐड नहीं करना, उसको हमें लेस करना है। देन आपके क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं 5,000 से, तो वो आप यहाँ पे लोगे, डिक्रीज़ इन क्रेडिटर्स। आपके 5,000 के डिक्रीज़ हुए हैं, तो इन दोनों अमाउंट को आपको ऐड करना है, आपका हो गया 55,000। इसमें से आपको लेस करना है डिक्रीज़ इन एसेट, तो आपकी मशीनरी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ इन मशीनरी कितनी डिक्रीज़ हुई है, 10,000 रुपीज़। तो आप ये 10,000 लेस करोगे, और लेस करोगे इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो 15,000 इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इंक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो 15,000 आपके इंक्रीज़ हो गए। तो ये दोनों अमाउंट आपको लेस करने हैं 55,000 से, तो ऐड करोगे तो 25 55 में से लेस करोगे तो आपका बचता है 30,000 का, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका क्या निकला है, गेन। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो था उसमें हम लोग रेशो निकालेंगे कि सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो सबसे पहले ए का आप निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/10 माइनस 2/10, ये करके आपका निकलेगा 3/10। पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। उसके बाद बी का आप निकालोगे, बी का 3/10 माइनस 3/10 मीन्स उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देन सी का आप निकालोगे 2/10 माइनस 5/10, तो ये आपका निकलेगा -3/10। तो अगर आपका नेगेटिव निकलता है तो वो आपका क्या होता है, गेन होता है। अब मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया था कि अगर आपको गेन होता है, यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल गेन निकलता है तो आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर आपको लॉस निकलता है तो आप एंट्री करोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको गेन हुआ है, गेन के केस में हम लोग गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, सी, और हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो कौन है, ए। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट 30,000 का आप 3/10 कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 9,000, यहाँ पे आ जाएगा 9,000, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि अगर आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उनकी रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते हो तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल।